एक्सक्यूट वर्ड को कई तरह से यूज किया जाता है। whenever any person creates any document in favor of other person, whatever may be the nature of the document, either it is a sale deed, gift deed, will deed, mortgage deed, exchange deed, any deed, the person who creates deed in favor of other person is said to have executed the document, जिसको कि हिंदी में संपादन भी कहते हैं। और दूसरा एक्सक्यूट का मतलब होता है कार्य को पूरा करना, किसी कार्य को पूरा करना। तो कार्य को पूरा करने के लिए आपको एक्सक्यूट करना पड़ेगा, कोई कार्य आपको दिया गया है। इसीलिए आप देखते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सिक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, म्यूनसिपैलिटी में, नगर निगम में एक्सिक्यूटिव ऑफिसर कहलाते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी। यहाँ तक आप जानते हैं सीआरपीसी में 2 ही कैटेगरी ऑफ मजिस्ट्रेट है। आप लोग जुडिशियल साइड से हैं और एक एक्सिक्यूटिव साइड से होता है। वहाँ पर जितने डिप्टी कलेक्टर हैं, देयर ओरिजिनल रैंक इज डिप्टी कलेक्टर, तो ऑल डिप्टी कलेक्टर्स आर एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्योंकि 1973 में जब सीआरपीसी नया बना, पुराना सीआरपीसी रिपील हुआ, तो उस समय क्लासिफिकेशन ऑफ मजिस्ट्रेट अलग था। तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव के ऑब्जेक्टिव के पीछे नया सीआरपीसी इनैक्ट किया गया था। तो उसमें उन लोगों को एक्सिक्यूटिव फंक्शंस कुछ असाइन कर दिया गया है, जो एक्सिक्यूटिव ऑफिसर्स लोग करते हैं। उसमें सब डिविजनल लेवल पर से लेके अंचल लेवल तक दे आर ऑल एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। अगर रेवेन्यू पावर एक्सरसाइज करते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर कहलाते हैं, जैसे अंचल अधिकारी हो गए, बीडीओ हो गए, डीसीएलआर हो गए, उसका एसडीओ हो गए, एडिशनल कलेक्टर हो गए और कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट हेड कलेक्टर, बट ऑल आर एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अलग अलग एक्ट में उन लोग का फंक्शन होता है। तो एक्सक्यूशन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसी एक्सक्यूट वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है। तो आप जजमेंट पास करते हैं, और दूसरा एक्सक्यूट होता है फांसी पर चढ़ाना, उसको भी एक्सक्यूशन कहते हैं। ही वॉज एक्सक्यूटेड, उस सेंस में ही बहालता था। एक्सक्यूशन वर्ड डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। तो एक्सक्यूशन आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी रेलिवेंट है टॉपिक के हिसाब से, वो एक्सक्यूशन है कि अगर कोई जजमेंट हुआ, उस जजमेंट के आधार पर डिक्री बनती है, तो उस डिक्री में जो निर्देश होता है, वो निर्देश जजमेंट में दिए गए निर्देश को ही डिक्री इनकॉर्पोरेट करती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये समझना चाहिए कि जजमेंट और डिक्री क्या है। सिर्फ जजमेंट का एक्सक्यूशन नहीं होता है, सीपीसी में एक्सक्यूशन होता है डिक्री का। ये बेसिक प्रिंसिपल है। जब भी एक्सक्यूशन का होगा प्रोसीडिंग, तो बेस्ड ऑन एक्सक्यूशन डिक्री। और डिक्री कब बनती है? जब जजमेंट हो जाता है तब। और वो जजमेंट होता है सिविल सूट में। और सिविल सूट कौन सा होता है? जो सेक्शन 9 सीपीसी के अंतर्गत आता है। एनी सूट ऑफ सिविल नेचर इज कॉग्निजेबल बाय अ सिविल कोर्ट, एंड व्हेन द सिविल कोर्ट adjudicates that civil suit, then judgment is being passed, and in that judgment the court finally directs that whether the suit is dismissed or it is decreed. If it is decreed, so what direction has been given in the judgment in context of deciding each and every issue involved in the suit, the operative portion of the judgment must contain what amount of relief have been granted to the plaintiff. इसीलिए आप लोग को इतना जानकारी है, अनुभव है, आप लोग को बताया गया है और करते आ रहे हैं कि जब एडजुडिकेशन हो जाता है, यानी कि किसी लिस्ट का एडजुडिकेशन हो जाता है, जिसके लिए थोड़ा पीछे जाइए तो प्लेंट फाइल हुआ, प्लेंट फाइल करने के बाद समन्स हुआ,
अपीयरेंस हुआ, रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ, ऑर्डर 14 में इशू फ्रेम हुआ, उसके बाद हियरिंग स्टार्ट हुआ। हियरिंग इंक्लूड्स बोथ हियरिंग ऑफ आर्गुमेंट एंड टेकिंग ऑफ एविडेंस। अब एविडेंस इंक्लूड बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट। तो सारी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तब जजमेंट। तो जजमेंट कैसे हम लोग करते हैं कि दोनों पार्टी के प्लीडिंग्स को पहले हम लोग जजमेंट में लिखते हैं कि प्लेंटिफ का क्या केस है, डिफेंडेंट का क्या केस है। उसके बाद ट्राइबल इशू क्या है, ट्राइएबल इशू क्या है। तो ऑर्डर 14 के सिद्धांत के हिसाब से अगर डिनाइल ऑफ फैक्ट है, प्लेंटिफ ने जिसको असर्ट किया, डिफेंडेंट डिनाई किया, तो वो इशू ऑफ फैक्ट हो गया। अगर कोई लॉ पॉइंट का रेज किया और डिनाई किया तो इशू ऑफ लॉ हो गया। और जहां पर कि दोनों पॉइंट मिक्स है तो मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ हो गया। तीसरा सिद्धांत है कि कोर्ट हैज टू डिसाइड ऑल द इशू, तो सभी इशू को डिसाइड करना। और कोर्ट हैज टू फ्रेम ऑल द इशूज ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि प्लीडिंग्स में दोनों पार्टी के प्लीडिंग्स को एग्जामिन करने के बाद आपको ये लगता है कि इसमें ये सब इशू बनना चाहिए, तो इशू ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। अगर एक भी इशू आपके जजमेंट में छूट गया तो आपका जजमेंट इसी ग्राउंड पर सेटिसाइड होकर रिमांड हो जाए। दूसरा, अगर आपने इशू बना दिया और उस इशू पर फाइंडिंग नहीं दिया, concurrently, jointly या separately, it depends upon the nature of case and opinion of the court concerned कि हम इसको एक साथ डिसाइड करें। बहुत सा इशू इंटरमिंगल्ड रहता है एक दूसरे से, सेपरेट करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो 2-3 इशू को एक साथ भी डिसाइड किया जाता है। तो जो 3 इशू का डिसीजन एक साथ अगर हुआ तो उसका भी फाइंडिंग अलग अलग होगा। वो तीनों में से कौन कौन सा इशू प्लेंटिफ के पक्ष में दिया और डिफेंडेंट के पक्ष में दिया। अगर ऐसा हो गया है तो आपको हर इशू के नीचे फाइंडिंग देना पड़ता है कि ये जो है एफर्मेटिव में दिए या निगेटिव में दिए। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं और लिखते भी हैं, लेकिन हमने कई जजमेंट देखा है और कुछ जजमेंट को मैंने सेटिसाइड करवाया है, चाहे किसी भी लेवल का हो, मुंसिफ का हो, सब जज का हो या डिस्ट्रिक्ट जज का हो। हालांकि अपलेट कोर्ट में अलग पैरामीटर्स है। डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में अपलेट कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो अपलेट कोर्ट है, अकॉर्डिंग टू पिक्यूनरी जुडिक्शन आजकल 10 लाख हो गया है, तो 10 लाख के अंदर का 1 रुपया कम 10 लाख से 9,99,999 तक अपलेट जुडिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज का। तो उसमें 1 रुपया अगर कम होगा तभी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील होगा। तो वो मुंसिफ के ऑर्डर का भी हो सकता है, सब जज के ऑर्डर की भी हो सकता है। तो उस अपलेट कोर्ट में अलग प्रावधान है। ऑर्डर 41 रूल 31 में अपलेट कोर्ट को इशू फ्रेम करना नहीं है, अपलेट कोर्ट को पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बनाना है ऑर्डर 41 रूल 31 में। और जजमेंट में कंसिडरेशन हो जाएगा ऑर्डर 41 रूल 30 सीपीसी के हिसाब से। लेकिन आपको ऑर्डर 14 को ध्यान रख करके आपको काम करना है। तो जब आप जजमेंट देते हैं, इशू वाइज फाइंडिंग देते हैं या कंसोलिडेटेड फाइंडिंग इशू के कंसर्न देते हैं, उस तक वहां तक कोई गलती नहीं। लेकिन गलती कहाँ होती है जिसको ओवरलुक कर जाता है, नीचे में सीधे ऊपर के पैराग्राफ में आपका आ जाता है कि दिस इशू इज डिसाइडेड अफर्मेटिव, दिस इशू इज डिसाइडेड निगेटिव, और लास्ट में कंक्लूडिंग हियर बाई ऑर्डर दैट दिस सूट इज डिक्रीड विथ कॉस्ट विदाउट कॉस्ट जो भी हो, और दिस सूट इज डिसमिस विथ कॉस्ट विदाउट कॉस्ट जो भी हो। ये जजमेंट लिखने का प्रॉपर तरीका नहीं है। वो जो ऊपर में आप फाइंडिंग दिए हैं उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि लास्ट में कंक्लूडिंग पारा होगा, जो 3, 4, 5, 6 इशू जिस पर आपने डिसीजन दिया है, उस कंक्लूडिंग पारा में उसी को शॉर्ट में रीइटरेट करें कि प्लेंटिफ सूट हैज बीन डिक्रीड विथ रिगार्ड टू दी सच एंड सच प्रॉपर्टी एंड इट इज डिसमिस्ड विथ रिगार्ड टू सच एंड सच प्रॉपर्टी। प्लेंटिफ इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर दिस डिक्लेरेशन, प्लेंटिफ इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर परमानेंट, व्हाट एवर इट मे बी। वो सब उस एक पारा में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये बेस्ट तरीका है। उसके बाद फिर उसका जिस्ट ऑपरेटिव पोर्शन में इट इज हेयर बाई ऑर्डर्ड में वो चीज फिर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब डिक्री बनती है तो डिक्री बनाना मिनिस्ट्रियल काम है, क्लर्क बनाता है, जुडिशियल अफसर का जुडिशियल फंक्शन नहीं है। तो वो डिक्री
ऑफिस जो बनाएगा वो जजमेंट के ऑपरेटिव पोर्शन को ही बनाता है। और आपको कई बार क्लास में बताया भी जा चुका है पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि सीपीसी का 3 पार्ट है। मेन पार्ट में सेक्शन है, वो सेक्शन कोर्ट को पावर वेस्ट करता है, और मिडिल पार्ट में है ऑर्डर एंड रूल, जो उस पावर को आप कैसे एक्सपेडाइट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल्स फॉलो करना होगा, वो उसको दर्शाता है। और उसका लास्ट पार्ट है अपेंडिक्स, ABC से लेके GH तक है। वो अपेंडिक्स में अलग अलग फॉर्मेट है। पहला में मिलेगा आपको प्लीडिंग्स का, उसके बाद मिलेगा समन्स का, फिर अलग अलग जितना भी प्रावधान है उससे संबंधित और कंसर्निंग आपको फॉर्मेट उसमें दिया गया। वो फॉर्मेट जो है उसका भी स्टैट्यूटरी फोर्स है, ये भी आपको बताया गया है पहले से, और कुछ लोग नोट किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे जो लोग इसको जानना चाहते हैं तो सीपीसी के ऊपर टोटल लेक्चर सीरीज है 14 या 15 यूट्यूब पर, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। ऊपर में टॉपिक बना हुआ है, जो पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको सुनना होगा निकाल के सुनिएगा, तो उसमें बताया गया है कि फॉर्म का क्या वैल्यू है। उसमें डिसीजन भी बताया गया है, सेक्शन भी बताया गया है, सेक्शन 129 सीपीसी का, और ऑर्डर 48 रूल 3, और 1969 राजस्थान उस पर जजमेंट है, प्लस हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट है, 83 पटना, और उसका सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट, तीनों जजमेंट भी उसमें बताया गया। तो डिक्री समझ गए, जजमेंट राइटिंग समझ गए, तब वो डिक्री में अगर लिखा हुआ है कुछ नहीं नीचे में, तो जो आपका ऑफिस क्लर्क डिक्री बनाएगा वो डिक्री में सीधे लिखेगा सूट इज डिसमिस। तो एक्सक्यूशन कहाँ होता है? एक्सक्यूशन होता है जो कोर्ट डिक्री पास करता है वो स्वयं कर सकता है, या उसका ट्रांसफरी कोर्ट। अब ट्रांसफरी का मतलब एक तो हुआ कि वो एक्सक्यूशन केस उस कोर्ट से ट्रांसफर होकर दूसरे कोर्ट में ऑफ सेम स्ट्रेंथ का आ जाए। तो ट्रांसफर होने का तरीका भी आप जानते हैं, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होता है जो डिस्ट्रिक्ट जज को पावर है सेक्शन 24 में, और एक जुडिशियल ऑर्डर से भी ट्रांसफर होता है सेक्शन 24 में। दोनों पावर एक्सरसाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज विद इन दी टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द जजशिप। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में वो ट्रांसफर कर देते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द वैकेंसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द कोर्ट होता है। तो एक तो वो ट्रांसफरी कोर्ट कहलाया। तो जो ओरिजिनल पहला प्रिंसिपल हुआ कि ओरिजिनल कोर्ट जिसने डिक्री पास किया उसी को एक्सक्यूशन करने का जुडिक्शन है। दूसरा हुआ कि अगर वो ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफरी कोर्ट को सेम जुडिक्शन हो जाता है, एज इफ ही दैट ट्रांसफरी कोर्ट इज ए ओरिजिनल कोर्ट हु हैज पास्ड द डिग्री। तो दैट ट्रांसफरी कोर्ट आल्सो possesses ऑल द पावर्स ऑफ द ओरिजिनल कोर्ट, तो उसको वो एक्सक्यूट कर सकता है। और तीसरा सिचुएशन होता है डिग्री का ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अनदर प्लेस मान लिया कि पटना से डिग्री चला गया सहरसा, या पटना से डिग्री चला गया बॉम्बे या दिल्ली, कब और क्यों कैसे जाता है? तो आप जानते हैं सेक्शन 16 सीपीसी के हिसाब से अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में सूट है और प्रॉपर्टी कई कोर्ट के टेरिटोरियल जुडिक्शन में सिचुएटेड है, तो प्लेंटिफ का ऑप्शन है कि उस 3 कोर्ट 2 कोर्ट के जुडिक्शन में प्रॉपर्टी है तो किसी एक कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। तो मान लिया कि एक पटना में लैंड है और एक दिल्ली में है, सूट पटना में फाइल हो गया, डिक्री हो गई। एक्सक्यूशन जब होगा तो पटना का एक्सक्यूटिंग कोर्ट सिर्फ पटना के प्रॉपर्टी को एक्सक्यूट कर सकता है, लेकिन जो दिल्ली का प्रॉपर्टी है वो पटना के कोर्ट को, इवन द ओरिजिनल कोर्ट व्हिच हैज पास्ड द डिग्री हैज नो जुडिक्शन to execute the degree in respect of the property situated at Delhi because of lack of territorial jurisdiction। ये तो आप जानते हैं बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट 1887 से सिविल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, और उसी में टेरिटोरियल जुडिक्शन एंड पिक्यूनरी जुडिक्शन उसी में है, जिसका कि बराबर अमेंडमेंट होते रहता है। लास्ट अमेंडमेंट 2013 में हुआ है, जिसमें पिक्यूनरी जुडिक्शन को एडवांस किया गया, इन्हांस किया गया है। और टेरिटोरियल जुडिक्शन सब जज का पूरे सब डिवीजन में होता है, मुंसिफ सब डिवीजन में उसका भी सब डिवीजन तक है जुडिक्शन,
लेकिन कहीं पर ज़्यादा केसेज है तो एक सब डिवीजन में कई मुंसिफ हो सकता है, तो उसका थाना वाइज, ब्लॉक वाइज, तो उसके लिए टेरिटोरियल जुडिक्शन नोटिफाई करना पड़ता है अगर वो एक सब डिवीजन में कई ऑफिसर ऐसे, और नहीं तो सभी का जुडिक्शन सभी में रहता है, सिर्फ जो केस उनके यहाँ चला गया वो केस देखेंगे। ऑल मुंसिफ हैज गॉट सब equal jurisdiction, territorial jurisdiction in the entire subdivision. All sub-judges have equal jurisdiction within the territory of the subdivision where he is posted. अगर लोकल अरेंजमेंट से बाइफर्केट हुआ तो उसके लिए फिर नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना, और इसके हिसाब से आपको देखना चाहिए कि ये सब है कि नहीं। तब हम लोग आते हैं एक्सक्यूशन। जजमेंट सही है, डिक्री सही है, तब एक्सक्यूशन में आते हैं। तो एक्सक्यूशन में, एक्सक्यूशन का भी फॉर्मेट है। हम कई जगह देखे हैं कुछ ऐसे ही सिंपल पिटीशन लोग लिख देते हैं, लेकिन वो एक्सक्यूशन का टेबुलर फॉर्म बना हुआ है अपेंडिक्स में, वो टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, और सारा मटेरियल्स जो उसमें दिया हुआ वो एक्सक्यूशन पिटीशन में होना चाहिए। दूसरा, वो एक्सक्यूशन के साथ चूंकि डिक्री का ही एक्सक्यूशन होता है तो डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी भी होनी चाहिए, और जो उसमें प्रॉपर्टी वगैरह दिया हुआ है उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। तो चूंकि अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो उसके डिक्री में भी प्रॉपर्टी मेंशन रहता है। इसके लिए आपको देखना होगा जो डिक्री का फॉर्म है, अलग अलग नेचर के सूट में डिक्री का फॉर्म बदल जाता है। तो जिस तरह का सूट है उसका डिक्री का फॉर्म होगा, उस तरह से है। और जिसका डिक्री का कोई फॉर्म नहीं है तो एक जनरल फॉर्म जो है सीपीसी में वो भी लागू होगा। अब क्या रहता है डिक्री में, इसको समझने के लिए ऑर्डर 20 सीपीसी समझना चाहिए। ऑर्डर 20 सीपीसी का रूल 6 कहता है कि कंटेंट्स ऑफ डिक्री, माने क्या डिक्री में रहेगा। आप लोग देखते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग समझते भी हैं, लेकिन कभी कभी कहाँ से ये ऐसे आया, यहाँ क्या तरीका है, ये नहीं खोज पाते हैं या देख पाते हैं। इसलिए आप देखिएगा ऑर्डर 20 रूल 6 पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है क्या क्या रहता है डिक्री, उसका डिक्री को मिलाइएगा। नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि प्लेंट में जो दोनों पार्टी का एड्रेस रहता है वो सारा एड्रेस डिक्री में रहता है। दूसरा, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जिसका है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उसको भी डिक्री में इंक्लूड किया जाता है। फिर सूट का वैल्यूएशन कितना है उसको भी दिया रहता है। कोर्ट फी कितना दिया गया है इसके बारे में भी जिक्र रहता है, और अगर कॉस्ट अलाउ हुआ या डिसअलाउ हुआ तो उसका उसमें कॉलम बना हुआ है, दोनों पार्टी का कॉस्ट उसमें मेंशन किया जाता है। अलाउ रहता है तो अलाउ लिख दिया जाता है, डिसअलाउ रहता है तो डिसअलाउ किया जाता है। लेकिन ये सब डिक्री में रहता है। उसके बाद क्या रहता है, ऑपरेटिव पार्ट ऑफ ऑर्डर, जिससे ये पता चले कि किस तारीख को जजमेंट पास हुआ है। मान लिया जजमेंट पास हुआ 15 जनवरी 2022 को, तो जजमेंट पास होने के बाद वो रिकॉर्ड ऑफिस क्लर्क के पास चला जाता है। ऑफिस क्लर्क डिक्री बनाता है, तो डिक्री बनाने में वो जजमेंट को पढ़ता है। जजमेंट में ऑपरेटिंग पोर्शन में जो रहता है उसी को वो इनकॉर्पोरेट कर देता है, और प्लेंट से वो एड्रेस निकाल करके वो सब उसमें डालता है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी सब डालता है। आजकल हाई कोर्ट में तो कई साल से है, और लोअर कोर्ट में भी वहाँ से जो जजमेंट हम लोग के पास आता है हाई कोर्ट में, अपील वगैरह में, तो देखते हैं कि जजमेंट में भी फुल डिटेल्स रहता है पार्टीज का। पहले नहीं रहता था। हो सकता है कि हाई कोर्ट का इंटरनल कोई इंस्ट्रक्शन हो, और वो कौन सा लेटर है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बहुत सा जजमेंट में हम देखें वो अच्छा है। अगर आप लोग के पास जानकारी में है कोई लेटर का रेफरेंस तो हमको आप नोट करा सकते हैं, बता सकते हैं लेटर नंबर और डेट। और अगर नहीं है और आप लोग अभी तक एडॉप्ट नहीं किए हैं तो आज से आप नोट कर लीजिए
कि जब भी आप जजमेंट लिखेंगे तो प्लेंट में लेटेस्ट जो रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया, अभी लगातार हम हाजीपुर में ये बहुत गड़बड़ी देख रहे हैं। हाजीपुर का जितना भी आता है डिग्री मेरे पास और जजमेंट सेकेंड अपील में, तो देखते हैं कि कुछ आदमी सूट के पहले मरा हुआ है, वकीलों से भी गलती है, और कुछ सूट के दौरान मर गया, उसका सब्स्टिट्यूशन पिटीशन पड़ा हुआ है लेकिन कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ, मरे आदमी का नाम डिक्री में चला आया। फिर जो वकील साहब भी उतने ही नेग्लिजेंट थे कि फर्स्ट अपील में भी मरे हुए आदमी को पार्टी बना दिए, अपलेट या रेस्पोंडेंट, अगर वहां नहीं डिटेक्ट हुआ तो मरा हुआ आदमी अपील में भी डिक्री। उसी तरह से अब सेकेंड अपील में जब हम लोग फाइल करेंगे तो हाँ वो आदमी मरा हुआ है, यहाँ भी बहुत लोग मरे हुए को ही बना देते हैं अगर नहीं ध्यान देते हैं तो। और कोर्ट अगर ऑब्जेक्ट करता है और डिटेक्ट हो जाता है किसी सोर्स से, तो वो सूट कम से कम हाई कोर्ट में 2-4-5 साल लटक जाता है, उसका डिग्री को मॉडिफिकेशन करने में, आदेश कराने में, फिर वहाँ जाता है, मॉडिफाई होके आता है, प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता है, असिस्टेंस नहीं मिलता है, बहुत सा कारण है। तो इसलिए अच्छा ऑफिस जो भी है हम लोग के पास जो आता है, तो पहले हम लोग फुल स्क्रूटनी करते हैं और उसका चार्ट बनाते हैं कंपैरेटिव कि प्लेंटिफ का स्टेटस लोअर कोर्ट में क्या था, डिफेंडेंट अपलेट कोर्ट में कौन था, रिस्पोंडेंट कौन था, फिर अगर सेकेंड अपील में कौन अपलेंट होगा, कौन रिस्पोंडेंट होगा, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ट बनाने से डिटेक्ट हो जाता है क्लाइंट से डिस्कस करने से कि कब कौन मरा और जिंदा है कि नहीं। तो आपको फर्स्ट अपील में, चूंकि आप लोग देखते नहीं, अभी फर्स्ट अपील का स्टेज है नहीं, लेकिन फर्स्ट अपील में बहुत गड़बड़ियां हो रही। तो ये जजमेंट में पूरा एड्रेस प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट का लिखने से क्या लाभ होगा, आपका जजमेंट भी इन ऑर्डर एंड प्रॉपर रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में, समझने में। और हायर कोर्ट्स के लिए, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, क्योंकि आपका अनलिमिटेड जुडिक्शन है, अगर 10 लाख से ज़्यादा का, आजकल तो काफ़ी वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी का, 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू का सूट आपने डिसाइड किया तो सीधे फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में होगा, 10 लाख से नीचे का रहेगा तो उसका फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। तो इसलिए अगर इंस्ट्रक्शन है आप नहीं फॉलो करते हैं तो भी आपके अगेंस्ट में जाएगा, अगर नहीं इंस्ट्रक्शन है तो प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं इट इज ए गुड प्रैक्टिस, तो इसको अडॉप्ट करना चाहिए। तब आप पूरा अगर दे देंगे तो उसमें क्या है कि बीच में अगर कोई मर गया है तो जजमेंट के टाइम में भी आप क्वेरी कर लीजिए, इसको आप प्रैक्टिकल गाइड के रूप में नोट कर लीजिए। जजमेंट करने के पहले, जजमेंट लिखने के पहले आप रूटीन बना लीजिए, एक डेट पहले या हियरिंग के दौरान नहीं, या हियरिंग शुरू होने के समय ही दोनों पार्टी के लॉयर से ये जानकारी ले लीजिए कि आपके यहाँ 10 साल, 15 साल, 5 साल पुराना केस है और मरना जीना जीवन का क्रम है, तो बहुत ज़्यादा पार्टी रहता है, मर जाता है, तो या तो भरलुक वकील लोग भी कर जाते हैं, क्लाइंट भी उतना अवेयरनेस नहीं है क्लाइंट को लीगल अवेयरनेस की, क्या करना है, नहीं करने से उसका कंसिक्वेंसेज क्या होगा। कई बार हमने कई केस में हाई कोर्ट में प्ली लिया है कि डिक्री इज नलिटी बिकॉज द डिक्री वाज पास्ड अगेंस्ट अ डेड पर्सन। तो अल्टीमेटली इट विल इंटेल अपॉन द इंटीग्रिटी ऑफ द and the position of the judicial officer who failed to exercise its duty, जिसको बोलते हैं जुडिक्शनल एरर। तो आपने जुडिक्शनल एरर किया तो उस समय इससे बचने के लिए ये जरूरी है कि आप जजमेंट लिखाने के समय पूछ लें, या आर्गुमेंट शुरू हुआ उस समय पूछ लें कि इस बीच में अगर पुराना है बात तो जरूर पूछें और पता कर लें, और अगर कोई पेंडिंग है सब्स्टिट्यूशन वगैरह तो ये भी क्वेरी करके पूछ लें, अगर पेंडिंग है तो उस पर तुरंत आदेश कर लें। और जब अप टू डेट लगे तब आपको जजमेंट में पूरा प्लेंटिफ में जितना व्यक्ति नाम पता दिया हुआ वो दे दीजिए और डिफेंडेंट में पूरा नाम पता दे दीजिए। वो चूंकि आपको कुछ करना नहीं है, वो तो डायरेक्शन रहेगा, स्टोन आपका उतार देगा। अब पहले की जो प्रक्रिया है, राम मनोहर प्रसाद एंड अदर्स और राजा राम एंड अदर्स ऐसे लिख देते थे केस रेफरेंस के लिए, तो उससे ये ज़्यादा बेटर है कि सभी का नाम रहे, तो टिकरी बनाने में ऑफिस से कोई गलती नहीं हो। ये हुआ प्रैक्टिकल अप्रोच। अब आइए थियोरेटिकल अप्रोच। टिकरी का एक्सक्यूशन होता है, ये समझ गए।
लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ आदेश भी है जिसका भी एक्सक्लूशन हो सकता है। उसके लिए सेक्शन 36 है सीपीसी में, वो एक्सक्लूशन ऑफ ऑर्डर्स को डील करता है। आप लोग सेक्शन 36 निकालिए। बुक है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल में भी निकाल ले सकते हैं। जहां एक्सक्लूशन पार्ट 2 में इसका जनरल प्रोविजन शुरू होता है, उसी में पहला सेक्शन है 36, एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। The provisions of this code relating to the execution of decree, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट अंडर ए डिक्री। अब पेमेंट वगैरह का रहता है, जैसे कॉस्ट के लिए अवार्ड करते हैं, वही डायरेक्शन होता है पेमेंट का। अगर कोई मनी क्लेम है तो वो मनी क्लेम मनी सूट में भी हो सकता है, मॉर्गेज सूट में भी हो सकता है, या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से भी मनी क्लेम हो सकता है, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन से भी हो सकता है, बहुत सा कारण है। तो उसमें है सेल एज फार एज दे आर एप्लीकेबल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एक्सक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स इंक्लूडिंग पेमेंट अंडर एन ऑर्डर। तो बहुत सारा का पेमेंट का हो सकता है ऑर्डर। अब जैसे एक मामूली समझने के लिए आपको बताते हैं, आप कॉस्ट तो आप लोग सब अवार्ड करते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। मान लीजिए कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट आपने कुछ कॉस्ट अवार्ड कर दिया किसी पार्टी के पक्ष में, तो उसको तुरंत देना चाहिए था, तुरंत नहीं देता है या बाद में देता है। वैसा कोई प्रेम्पटरी ऑर्डर या मैंडेटरी ऑर्डर होता नहीं है, वो सब रूटीन ऑर्डर होता है। वही इसलिए होता है जो पेंडेंसी ऑफ सूट में कि अदर साइड कोई अगर डायलेक्ट्री टैक्टिस अपना रहा है, डिले करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो डिले नहीं करे, तो उसमें कुछ कॉस्ट लगाते हैं। या और कुछ खास परिस्थिति में कि अदर साइड को उसमें कुछ कंपनसेशन करने की आवश्यकता है, तो उसमें कॉस्ट लगा देते हैं। और कॉस्ट नहीं देता है तो वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर से आपने कॉस्ट इंपोज किया है, दैट ऑर्डर बिकम्स एक्सिक्यूटिबल। अब वो जिसके पक्ष में आप ऑर्डर करते हैं उसके मर्जी पर है कि तुरंत उसके लिए एक्सक्यूशन अलग से फाइल करे या सूट के डिस्पोजल तक इंतजार करे। अगर सूट के डिस्पोजल तक इंतजार करेगा तो वो पेबल कॉस्ट वहाँ डिक्री में जो कॉस्ट का कॉलम है उसमें आकर के जुट जाएगा। तो उसके बाद एक साथ अगर और भी डिक्री उसके पक्ष में है, और भी अमाउंट है, तो वो कॉस्ट का अमाउंट जुट के, लेकिन अगर वो चाहे तो उसके लिए अलग से भी एक्सक्यूशन कर सकता है, क्योंकि वो फाइनली कंक्लूडेड अमाउंट ऑफ कॉस्ट है एट दैट स्टेज एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज पेबल बाई वन पार्टी टू द अदर पार्टी। उसी तरह से और भी बहुत तरह का सिचुएशन में ऑर्डर हो सकता है, या फाइनल ऑर्डर में मनी डिग्री में कोई मनी क्लेम किया तो ऑर्डर हुआ कि आप इतना रुपया पे कीजिए, और डिग्री बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑर्डर ही हो गया। ऐसा सिचुएशन अगर आता है, जैसे वो भी बताते हैं कि मान लीजिए आपने इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, अब किसी पार्टी को कोई काम करने से, जमीन पर जाने से, मकान बनाने से या मकान तोड़ने से रोक दिया, और इंजंक्शन ऑर्डर के बाद वो आदमी क्या करता है कि उसको वायलेट करके मकान तोड़ देता है या प्लेंटिफ को कुछ डैमेज कॉज कर देता है, और उसमें वो फिर पिटीशन देता है कि हमको रिस्टोर कर दिया जाए उसी पोजीशन पर। इलीगल किया है, कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया है, तो उसके रिस्टोरेशन में जो खर्चा आएगा, अगर नहीं रिस्टोर करता है सुओ मोटो तो कोर्ट के प्रोसेस होगा, तो वो जो खर्चा आएगा या डैमेज के रूप में कोर्ट जो डायरेक्शन देगा वो सब ऑर्डर्स होगा, उसमें डिक्री नहीं बनेगी। डिक्री कब बनती है ये भी जान लीजिए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 पढ़िएगा। डिग्री के लिए 3 बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एडजुडिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड राइट्स ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, और भी फाइनली डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें फाइनली डिटर्मिन नहीं है, एडजुडिकेशन के बाद डिटर्मिन राइट्स है, तो डिग्री का डिटर्मिनेशन नहीं आएगा। तो पहले उसमें इंक्लूडेड था सेक्शन 47 में जो ऑर्डर होता है, और प्लस 144 सीपीसी में जो रेस्टिट्यूशन होता है, ये दोनों का ऑर्डर जो है वो डिक्री में आएगा। दूसरा ऑर्डर 7 और 11 में जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है
वो भी डिग्री में होता है, वो डिग्री के डिफिनेशन पढ़ने से पता चलेगा। लेकिन 77 के अमेंडमेंट से सेक्शन 47 को ओमिट कर दिया गया। आप सेक्शन 47 सीपीसी पाइएगा तो देखेगा वहाँ पर ओमिटेड है, बाद का एडिशन में देखिएगा, पुराना एडिशन में। तो आज के तारीख में अगर प्लेंट रिजेक्ट होता है तो वो डीम्ड डिग्री कहलाता है। प्लेंट रिजेक्ट होने का भी कारण आप जानते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 के क्लाउज ए से लेकर के EF तक जो कंडीशंस दिया हुआ है, उसमें से एक भी कंडीशंस अगर अवेलेबल है तो कोर्ट है जुडिक्शन टू रिजेक्ट दी प्लेंट। तो प्लेंट रिजेक्शन में कोई डिग्री बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? कि वो जो ऑर्डर है वो एक्चुअली वो डिग्री है ही नहीं, एक तरह का ऑर्डर है, लेकिन लेजिस्लेचर ने उसको डीम्ड डिग्री मान लिया, डीम्ड डिग्री मान लिया। तो वहाँ पर इसीलिए डिग्री के डिफिनेशन में दे दिया गया कि इंक्लूड्स, डिग्री का ओरिजिनल डिफिनेशन में है, इंक्लूडेड या एक्सटेंडेड डिफिनेशन कह सकते हैं। उसी तरह से रेस्टिट्यूशन जो होता है वो भी एक्सक्यूशन का ही पार्ट है सेक्शन 144 CPC में। उसमें अगर कोई फाइनल ऑर्डर हो जाएगा तो वो भी डिक्रीटल फोर्स उसका होगा, फिर उसका अपील वगैरह हो सकता है। तो इसीलिए जब डिक्रीटल फोर्स है किसी भी ऑर्डर का, जैसे और बताते हैं वो भी आप लोगों ने मिलेगा, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है डाइवोर्स वगैरह का, तो उस समय डिक्री ऑफ डाइवोर्स होता है, लेकिन डिक्री बनती नहीं है, वो ऑर्डर ही होता है, बट इट हैज गॉट डिक्रीटल फोर्स, इसको बोलते हैं डीम्ड डिग्री। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज ए डीम्ड डिग्री, और 144 में होता है वो भी डीम्ड डिग्री है, और 47 में वो अब ऑर्डर रह गया, पहले डिग्री होता था। तो इस तरह का प्रावधान बना दिया है, तो डिग्री हो गई। अब डिग्री में भी सब डिग्री एक्सिक्यूटिबल नहीं है। जिस सूट में 2 डिग्री बनती है तो उसमें ओनली फाइनल डिग्री इज एक्सिक्यूटिबल, प्रिलिमिनरी डिग्री इज नॉट एक्सिक्यूटिबल इन ए सूट वेयर 2 डिग्रीज आर बीइंग प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लॉ। अब ये बताइए आप लोग कि कितने तरह के सूट में 2 डिग्री बनती है, यानी कि एक प्रिलिमिनरी डिग्री और एक फाइनल डिग्री। पार्टीशन सूट, ठीक है, और बोलिए। आप लोग 27th बैच के हैं? हाँ ठीक है, आप लोग 27th बैच के हैं? जी सर। सभी लोग 27th बैच के हैं कि 26 वाले भी कोई है? नहीं, सभी 27। ठीक है, ठीक है। अभी आया एक दूसरा आंसर आया, मॉर्गेज। अभी बताइए मॉर्गेज में कितना तरह का सूट होता है? मॉर्गेज में 6 टाइप का सूट होता है, 6 टाइप का सूट होता है। बोलिए। 6 टाइप का होता है सर, 6 टाइप का। हाँ, 6 का नाम बोलिए ना। अच्छा, आप कुछ देर सोचिए नाम, बाकी एनी अदर ऑफिसर बता सकते हैं कि मॉर्गेज में कितना तरह का सूट होता है? नहीं बता सकते हैं सर? अभी तक यहाँ पे तो 2 ही तरह का देखे हैं हम। कहाँ तक? सिंपल मॉर्गेज सीवान डिस्ट्रिक्ट में सर। अच्छा। सिंपल मॉर्गेज का, और एक मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल का। हाँ, और एक तीसरा जो मॉर्गेज के रूप में ही उसको भी करते थे लोग, जिसमें पहले एग्रीमेंट हो गया और उसको फिर सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं किया, तो उसको भी मॉर्गेज के रूप में ही एक रूलिंग लगा करके करते थे लोग कि उसको भी जो है मॉर्गेज ही माना जाएगा। उसमें इंटेंशन देखने का था कि डीड का इंटेंशन देखा जाएगा कि क्या है। हाँ, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं मालूम है? जो लास्ट उदाहरण आप दिए उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में या हिंदी में आप बता सकते हैं? बाइबिल वफा। हाँ, बाइबुल वफा, ठीक, बाइबुल वफा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाइबुल वफा को? अंग्रेजी बाइबुल वफा क्या है सर? इंग्लिश है कि हिंदी है कि क्या है? फारसी है। बाइबुल वफा, ये वर्ड फारसी है,
देखिए आप लोग, उर्दू इज ए स्क्रिप्ट, लैंग्वेज इज आइदर अरबी और फारसी। वो लिखने का तरीका है, उसको स्क्रिप्ट है। जैसे हम लोग हिंदी जो बोलते हैं तो हम लोग का स्क्रिप्ट क्या है जानते हैं कि नहीं? देवनागरी है। देवनागरी है। हम्म, तो उसी तरह से उर्दू उर्दू अगर अलग भाषा के रूप में उसका एग्जिस्टेंस जो है वो कुछ नहीं है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ अरबी, फारसी, हिंदी, इंग्लिश, उस सब का मिक्सचर है और यह डिस्टॉर्टेड है। उर्दू भाषा कैसे उत्पन्न हुई आपको मालूम है कि नहीं? नहीं। उर्दू भाषा का शुरुआत हुआ जब इन्वेडर लोग बाहर से अलग अलग ओरिजिन के, अलग अलग रिलीजन के या अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग इंडिया में आते गए। इन्वेडर के रूप में आए, कोई लूट के चले गए, कोई 2 साल रहे, कोई 10 साल रहे। तो इन लोग वॉरियर जो सैनिक होते थे आपस में एक दूसरे के लिए इंटरेक्ट करते थे और कम्युनिकेट करते थे। तो कुछ इनका वर्ड वो सीख गया, उसका वर्ड ये सीख गया, आते जाते फिर पब्लिक में उन लोग का प्रवेश हुआ, कुछ लोग रहने लगे। तो जो एक कॉमन भाषा जिसको कहते हैं खिचड़ी भाषा, इसीलिए खिचड़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं? तो भाषा में उर्दू में बहुत तहजीब है और बहुत लजीज है। क्या जबी आप उर्दू के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी सर। हाँ, हम जो सर आपने जैसा बताया सर, इट इज मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस हाँ। जो इन्वेडर्स आए और इंडिया में आए, और हिंदी और पर्शियन, हाँ, ये सब मिलके फिर उर्दू बनी। एग्जिस्टेंस आया तो सर। जैसे खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है, वैसे उर्दू भी बहुत ही लजीज और तहजीब इसमें है, और नजाकत, नफासत सब इसमें भरा हुआ है। इसलिए बोलने में अगर हम लोग उर्दू नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग का जो एक्सेंट है वो एक्सेंट एग्जैक्टली उस हिसाब से नहीं है जैसा बोला जा रहा है। पुराने विद्वान लोगों को देखिएगा, शायर लोग को देखिएगा, या जो हिस्टोरियन राइटर लोग हैं, लोग बोलते हैं तो फर्क पता चल जाएगा। तो उर्दू का स्क्रिप्ट है, उर्दू खुद स्क्रिप्ट है, वर्ड है फारसी। तो बैबिल वफा फारसी। तो बैबिल वफा को इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। ये कहाँ मिलेगा, कौन एक्ट में, कौन सेक्शन में? टीपीए में मिलेगा सर। टीपी एक्ट के सेक्शन 58 में ABCD सब लिखा हुआ है। कई तरह का मॉर्गेज होता है, तो उसमें एक मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल है, एक सिंपल मॉर्गेज है, एक सुफ्रेचरी मॉर्गेज है, एक मॉर्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है, सेक्शन 58 सब क्लाउज F, और एक है एनामोलस मॉर्गेज और एक है इंग्लिश मॉर्गेज। इतना तरह का तो मॉर्गेज होता है, सब सेक्शन 58 में मिलेगा आपको, ABCDEF। अब मॉर्गेज का 3 तरह का ही सूट होता है। एक सूट होता है सेल ऑफ द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, दूसरा होता है सूट फॉर रिडम्पशन, सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, दूसरा सूट फॉर रिडम्पशन, एंड तीसरा होता है सूट फॉर फोरक्लोजर। तो सूट फॉर फोरक्लोजर और सूट फॉर सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी कौन फाइल करता है? मॉर्गेजी फाइल करता है। मॉर्गेजी का पैसा बकाया हुआ और पैसा नहीं दिया, तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उसी पैसा से वो अपना मॉर्गेज मनी रियलाइज करता है। और अगर लिमिटेशन एक्ट पहले 60 साल था रिडेम्पशन का, अब 30 साल हो गया, तो अगर 60 साल तक वो रिडीम नहीं किया तो सूट फॉर फोरक्लोजर भी ला सकता है कि उसको अब रिडीम करने से हमेशा, और या 60 साल के अंदर अगर मॉर्गेजर चाहे या उसका कोई बाल बच्चा, उसका वारिस, उसका उत्तराधिकारी वो चाहे तो वो रिडेम्पशन का सूट ला सकता है। तो 3 तरह का सूट होता है। तो मॉर्गेज सूट में पहले प्रिलिमिनरी डिक्री बनती है,
उसके बाद फाइनल डिग्री बनती है। उसके लिए सीपीसी में अलग प्रोविजन है, ऑर्डर 34, वो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत लंबा चैप्टर है। और मॉर्गेज भी अपने आप में टीपी एक्ट में सबसे क्लिष्ट चैप्टर है, इसलिए आप लोग भी उतना नहीं अभी उस पर ध्यान दिए हैं और इसलिए जवाब देने में आप लोग चूक रहे हैं। और केसेज भी आजकल बहुत कम आ रहा है। और दूसरा, आज के टॉपिक से थोड़ा हट के है, इसलिए उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे, जस्ट बाय वे ऑफ पासिंग रेफरेंस बता दिए। ध्यान रखना है कि ओनली फाइनल डिग्री इज एक्सिक्यूटेबल इन ए केस वेयर 2 डिग्रीज आर। तो पहला हो गया पार्टीशन सूट। उसके बाद मॉर्गेज सूट में 3 तरह के जो डिग्री होते हैं, तीनों में फाइनल डिग्री बनती है। उसके अलावा सूट फॉर नोट कर लीजिएगा, नहीं सूट फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड अकाउंटिंग, उसमें भी 2 डिग्री बनती है। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड अकाउंटिंग। उसके बाद सूट फॉर मीन प्रॉफिट, समझ गए? तब प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में क्या अंतर है, ये भी समझ लीजिए। किसी भी सूट में जिसमें 2 डिग्री बनती हो, 1 डिग्री जिसमें बनती है उसको सिर्फ बोलते हैं डिग्री। डिग्री या सिंपल डिग्री भी कह सकते हैं, वो भी फॉर्म है, वो आप अलग देखिएगा, फॉर्मेट में सब एक बार गौर से देखिएगा। और अगर मनी सूट में डिग्री है तो उसमें भी 1 ही डिग्री बनती है, तो उसको लोग कहीं कहीं सिर्फ डिग्री लिखते हैं, कहीं सिंपल मनी डिग्री लिखते हैं, या कहीं मनी डिग्री लिखते हैं, वो 1 ही डिग्री बनती है, तो उसका एक्सक्लूशन होगा। तो वैसे सूट में जहां सिर्फ 1 ही डिग्री बनती है उसको प्रीलिमिनरी नहीं कहा जाता है, डिग्री सिर्फ कहा जाता है, उस डिग्री का एक्सक्लूशन हो सकता है। लेकिन जिस सूट में 2 डिग्री बनती है उसमें प्रीलिमिनरी डिग्री का एक्सक्लूशन नहीं हो सकता। तो प्रीलिमिनरी डिग्री क्या डिसाइड करता है? प्रीलिमिनरी डिग्री डिसाइड करता है जो एडजुडिकेशन होने के बाद राइट, टाइटिल, इंटरेस्ट, स्टेटस ऑफ द पार्टीज जो इन्वॉल्व है सूट में, उसको वो डिसाइड करता है। और फाइनल है और कंक्लूसिव है। अगर वो अपीलेट कोर्ट से सेट असाइड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा, तो अलग बात है, वो अपीलेट जुडिक्शन की बात है। लेकिन उस सो फार एज दैट सूट इज कंसर्न एंड दैट पर्टिकुलर कोर्ट इज कंसर्न, वंस a decree is passed in a suit where 2 decrees are required to be passed, after passing of the preliminary degree, it is final adjudication of right, title, interest of and status of the parties, and by that decree all such things have been finally determined, and therefore such preliminary degree is conclusive and binding on the parties or the persons deriving interest from those parties। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो कंक्लूसिव होने के बावजूद भी उसका एक्सक्लूशन नहीं हो सकता है। उसका इस्तेमाल दूसरे केस में, दूसरे डिस्प्यूट में, और कहीं पर मान लीजिए उस डिग्री के आधार पर कोई ट्रांसफर प्रॉपर्टी का करना चाहता है, उस सब सिचुएशन में हो सकता है। इसके लिए कंक्लूसिव, इस पर बहुत अच्छा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 63 सुप्रीम कोर्ट है, नोट कर लीजिए यहीं पर, AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट। पेज 992, पार्टी का नाम है वेनकटा रेड्डी, VENKTTA, वेनकटा रेड्डी, REDDY रेड्डी, वर्सेस पेट्टी रेड्डी, PETTI पेट्टी रेड्डी।
ये जजमेंट आप लोग को सबको पढ़ना चाहिए। यही जजमेंट आज तक फॉलो हो रहा है 63 से। कितना साल हो गया? 50 साल के लगभग होने जा रहा है। प्रीलिमिनरी डिग्री कंक्लूसिव होता है और फाइनल डिग्री एक्सक्यूटेबल होता है। शॉर्ट में बता दिए। और ये इसमें कहा गया कि मॉर्गेज सूट का और पार्टीशन सूट का जिक्र किया गया है, उस तरह का नेचर का केस था इसलिए। तो ये समझ गए। तब एक्सक्यूशन के बैकग्राउंड में इतना चीज जानना जरूरी था। दूसरा क्या जानना जरूरी है? वो जानना जरूरी है कि एक्सक्यूशन का टाइम लिमिट कहां से स्टार्ट होता है। ये आप लोग पहले बताइए, कितना साल है लिमिटेशन के लिए, या कितना दिन या कितना महीना? एक्सक्यूशन फाइल करने का लिमिटेशन कितना है और कहां है? एनी वन ऑफ यू? 90 डे। कितना? 90 डे। 90 डेज। कौन बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं? वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो आप दिख नहीं रहे हैं। वीडियो ऑन कीजिए। सुमित? वीडियो ऑन है सर। अच्छा, सुमित जी बोल रहे हैं मोतिहारी से? नहीं सर, रमेश कुमार। कहां से बोल रहे हैं रमेश जी? बक्सर सर। बक्सर? जी सर। रमेश कुमार जी बक्सर से बोल रहे हैं 90 डेज। आप लोगों से और इनके व्यू को कितने जज लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सर डिफरेंट केसेस में 3 years from the date of decree. 3 years from the date of degree. वेरी गुड। और बोलिए, और कोई? सर डिफरेंट केसेस में ऐसा भी होता है कि ये लिमिटेशन ज्यादा होती है। सर्टेन केसेस में 12 इयर्स भी होते हैं। अच्छा, और कौन कौन केस में 12 ईयर्स होता है, कौन में 12 ईयर्स से कम होता है? हाँ, आप लोग कहानी एक सुने हैं? प्रॉपर्टी पहले बहुत जमाने में एक बुक हुआ करता था, आज से 50-60 साल 70 साल पहले। वो स्कूल में पढ़ाया जाता था, इंग्लिश बुक में, एलिफेंट एंड 7 ब्लाइंड मैन। वो हाथी था, वो जो आदमी कभी हाथी नहीं देखा, जन्मजात अंधा जिसको कहते हैं, उन लोग 7 अंधा आदमी के सामने हाथी डिमोन्स्ट्रेट किया गया, या किसी कारणवश उसको मौका मिला। तो अंधा लोग तो टच करके परसीव करता है, देख नहीं सकता है। तो 7 पार्ट में उन लोग अलग अलग 7 आदमी टच किया। एक पुच्छी टेल के तरफ गया, एक आगे सूढ़ के तरफ गया, अपना अपना एक्सप्रेशन एंड फीलिंग बताया। कोई पैर पकड़ा, कोई कान पकड़ा। तो पैर पकड़ा, वो बोला कि पेड़ के ट्रंक के तरह होता है। पूंछ पकड़ा, जो कहा रस्सी के तरह हाथी है। सूंड पकड़ा, वो कहा सांप के तरह है, जिसको पहले से कंपैरिजन, जिसको देखे हुए था, आइडिया था। कान पकड़ा तो कहा सूप है। बॉडी को देखा उसका जो चेस्ट साइड से, तो कहा तो वाल के ऐसा लगता है। तो सब मिला करके जो इंस्ट्रक्टर था उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया और उसका फिगर बनाया और उसको ब्रेल में उसको दिखाया कि देखो ये होता है। तो अगर यहाँ पर गेस वर्क नहीं चलता है लॉ में, आपका जुडिक्शन अनलिमिटेड है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अनलिमिटेड है। तो कम से कम अनलिमिटेड तो ज्ञान किसी को नहीं हो सकता है, तो लिमिटेड ज्ञान तो रखना चाहिए। मतलब लिमिटेड ज्ञान का मतलब फंडामेंटली आपको इतना जानना चाहिए कि क्या बेसिक है लिमिटेशन का प्रिंसिपल और कहाँ मिलेगा। अब ये बताइए कि लिमिटेशन कहाँ मिलेगा, कितना महीना है, कितना दिन है, या कितना साल है। एक्सक्यूशन के लिए लिमिटेशन कहाँ है लिखा हुआ? लिमिटेशन एक्ट के कौन सेक्शन में? सेक्शन 48 सर। सेक्शन 48। अच्छा, एक सेक्शन 48 कौन बताए? नाम बोलिए।
Please tell your name and from where you are speaking. सेक्शन 48 लिमिटेशन एक्ट में एक्सक्यूशन का लिमिटेशन है, ये बताने वाले अफसर नाम बताएं अपना। अरुण कुमार सिन्हा सर। कहाँ पर हैं आप? लखीसराय। लखीसराय। वहां पर एक्सक्यूशन आप कभी नहीं किए हैं? मौका मिला है अरुण जी? उसके बाद सर हम जब एसडीजीएम थे सर, जब आए तो जब काम करना प्रारंभ किया तो कोरोना हो गया। अच्छा ठीक अभी है। 2-3 किए नहीं तो ये देखिए, ये सब हम लोग बेसिक बात बना रहे हैं। लॉ में पढ़े होंगे, कंपटीशन की तैयारी किए होंगे, एग्जाम पास किए, फिर 1 साल कंटिन्यूअस इंडक्शन प्रोग्राम ट्रेनिंग में चला, तो एक बार अगर आदमी कोई चीज जान जाता है तो भूल जाएगा। हाँ, सेक्शन याद करना हर आदमी को हर एक्ट का बहुत मुश्किल है, जैसे से अनुभव बढ़ेगा, लेकिन बेसिक चीज तो जानना चाहिए। सबसे ज्यादा करीब जवीन जी थी, वो ठीक बोली, लेकिन थोड़ा उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। यू वेर राइट जवीन, लेकिन अलग अलग लिमिटेशन नहीं है, एक ही लिमिटेशन है, वो है 12 इयर्स। नोट कीजिए, आर्टिकल 136 लिमिटेशन एक्ट। आर्टिकल 136 लिमिटेशन एक्ट फॉर फाइलिंग एक्सक्यूशन लिमिटेशन इज 12 इयर्स। और आर्टिकल 136 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्लास ओवर होने के बाद जब मौका मिलेगा उसको पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। उसमें 2 वर्ड आपको मिलेगा, एक मिलेगा इनफोर्सेबल एंड एक्सिक्यूटेबल। व्हेन डिग्री इज इनफोर्सेबल एंड व्हेन डिग्री इज एक्सिक्यूटेबल। तो इनफोर्सेबल एक्सिक्यूटेबल वर्ड नोट कर लीजिए अभी इसी समय। इनफोर्सेबल मतलब जिस दिन डिग्री पारित हुई उस दिन से उसका इफेक्ट हो गया, मतलब वो ऑपरेशन में आ गया, वो काम करना शुरू कर दिया। जैसे कोई आदमी को कोई दवा डॉक्टर देता है तो दी मोमेंट दवा दिया गया वो एक्शन चालू हो गया। अगर किसी को जहर दे दिया गया तो जहर अपना काम करना शुरू कर दिया, सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड के लिए वेट नहीं करता, उसका कॉन्सिक्वेंस जो हो। तो उसी तरह से जब डिग्री पास हो गई, तो उसका ऑपरेशन शुरू हो गया, तो उसको बोलते हैं इनफोर्सेबल। डिग्री फोर्स में आ गया, लेकिन वो एक्सिक्यूटेबल है कि नहीं है ये देखना होगा। ये समझने के लिए पहले उदाहरण से ही समझाते हैं कि मनी डिग्री, या जैसे किसी सूट में एक ही डिग्री होती है, तो उसमें जिस दिन डिग्री पास हुआ उसी दिन से पीरियड 12 साल का जोड़ा जाएगा। वो इनफोर्सेबल भी हो गया और एक्सिक्यूटेबल भी हो गया। लेकिन फाइनल डिग्री में प्रिलिमिनरी डिग्री इनफोर्सेबल भी नहीं है और एक्सिक्यूटेबल भी नहीं, इसलिए कि पहले ही बता दिए कि प्रिलिमिनरी डिग्री, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिलिमिनरी डिग्री इज नॉट एक्सिक्यूटेबल। वो इनफोर्सेबल इस बात के लिए है कि स्टेटस का डिटर्मिनेशन, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन फाइनली एडजुडिकेशन के बाद हो गया। शैलेश है आनंद? समझ गए? तो इनफोर्सेबल का उदाहरण समझ जाइए। इनफोर्सेबल जिस दिन डिग्री पास हुई, यानी कि अगर सिंगल डिग्री वाला सूट है तो वो डिग्री, और अगर डबल डिग्री वाला सूट है तो फाइनल डिग्री। अब आइए फिर ऑर्डर 20 रूल 7। ऑर्डर 20 रूल 7 लिखिए और सब पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। इतना थ्रेडवेयर आपको बता रहे हैं। आप लोग का मेरा रिमार्क यही है कि बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। बेसिक चीज का कंसेप्शन आप लोग को नहीं है। सब जज के स्टेज में आपको ये सब चीज का कंसेप्शन रहना चाहिए, इवन कि मुंसिफ के स्टेज में ही रहना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत भी कीजिए और देखिए। और इसीलिए आपको हम पहले पॉइंट आउट कर दिया कि ये सब पर भी मेरा लेक्चर अवेलेबल है, और आप ही लोग के रिक्वेस्ट पर हमने वो अपलोड करना शुरू किया है। एकेडमी में बहुत सारा लेक्चर मेरा है, कई साल का,
लेकिन कुछ डिफिकल्टी की वजह से सभी लेक्चर वहाँ से जो फिजिकल क्लास में हुआ अवेलेबल नहीं हो रहा है। कुछ गुप्ता जी के वजह से अवेलेबल हुआ, वो सब अपलोड किए हैं हम। और प्लस अभी जो वर्चुअल में जब से हो रहा है तो मैक्सिमम वर्चुअल वाला साइमल्टेनियसली अपलोड हो जाता है। आज का भी लेक्चर है, ये अपलोड हो जाएगा। लेकिन आपको अगर उसके बारे में देखना होगा तो आप जाइएगा प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक एकेडमी के अंदर का लेक्चर देखिएगा और एक देखिएगा जनरल लेक्चर। वो जनरल लेक्चर आप ही लोग के रिक्वेस्ट पर वो हमने बताया है और वो लेक्चर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि बीच बीच में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको बता दें, अगर किसी कारण से उनको नहीं कवर अप हुआ है तो उसको देखिएगा। और आप लोग में से कितने लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उसका लाभ उठा सके अच्छी तरह। वो सब्सक्रिप्शन वो कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर मिलेगा। आप RKP सिंह लेक्चर सीरीज खोजिए तो उसमें भी मिल जाएगा, और नहीं तो आपको अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटीज चैनल का नाम है, अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटीज। तो लिंक भेज दिया जाए सर चैनल का। लिंक है, आप यूट्यूब खोलना नहीं जानते हैं? यू आर ए स्मार्ट ऑफिसर। आजकल के लड़के लोग तो बचपन से जानते हैं, हम लोग को दिक्कत है। लिंक भेजेंगे तो लिंक सिर्फ एक कोई लेक्चर का नहीं भेजेंगे। आप अभी डाउनलोड कीजिए, क्लास में ही हम लोग तुरंत आप लिंक खोजिए यूट्यूब पर, लंच ब्रेक में आप करके बताइए कि आप लोग कितना किए, नहीं तो नोटिफिकेशन हमको आ जाएगा। आप अभी बात करते करते आप सुन रहे हैं, हाथ आपका उधर चला जाएगा, तुरंत सब्सक्राइब हो जाएगा। आप अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटी कीजिए या RKP सिंह लेक्चर सीरीज कीजिए, आ जाएगा। चैनल का नाम है अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटीज। भाइयों 27वीं बैच पे तो जो भी हो तो ये इसमें आपको मिलेगा। और यहाँ पर डिग्री वाला पार्ट जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, माइंडली सुनिए। ऑर्डर 20 रूल 7 में लिखा हुआ है, पहले आपको बताया ऑर्डर 20 रूल 6 में कंटेंट्स ऑफ द डिग्री में क्या क्या रहेगा। अभी बता रहे हैं ऑर्डर 20 रूल 7 कहता है कि डेट ऑफ जजमेंट इज द डेट ऑफ डिग्री। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। उदाहरण से समझा देते हैं, अगर 15 जनवरी 2020 को जजमेंट पास हुआ तो 15 दिन के अंदर डिग्री पास करने का लिमिट है, टाइम लिमिट है। वो 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन के अंदर बनता है। 3 दिन के लिए उसको नोटिस बोर्ड पर नोटिफाई किया जाता है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो प्रिपरेशन स्टेज में कोई अर्थमेटिकल, कलरिकल ये सब मिस्टेक है तो उसको दुरुस्त करके तब वो फाइनली सील्ड एंड साइंड होता है। तो उसमें एक डेट हुआ, मान लीजिए कि 15 जनवरी का, 15 जनवरी का डेट हुआ 2022 का डिग्री जजमेंट पास करने का, और उसके बाद मान लिया कि 25 जनवरी को डिग्री बनी, 10 दिन के बाद 21 को नोटिस बोर्ड पर आया, 22-23 रहा, 24 को उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दस्तखत हुआ, सील हुआ, क्योंकि सील एंड साइन होना चाहिए। तो 15 और 25 के बीच में 3 डेट और आ जाता है। तो डेट ऑफ डिग्री जब कहेंगे तो डिग्री का साइनिंग डेट है 25, लेकिन डेट ऑफ डिग्री टेक्निकली है 15 जनवरी। इसको नोट कीजिए। इसीलिए ऑर्डर 20 रूल 7 के हिसाब से डेट ऑफ डिग्री शैल बियर द डेट ऑफ जजमेंट, और इसीलिए ऑपरेटिव पोर्शन वाला में जो रहता है सूट इज कमिंग ऑन फॉर हियरिंग ऑन सच एंड सच डेट, वो डेट आपको डिग्री में रहेगा, ताकि डिग्री देखने से पता चलेगा कि कौन डेट को जजमेंट पास हुआ, और जिस दिन को जजमेंट पास हुआ उसी दिन से लिमिटेशन जोड़ा जाएगा। और उसका प्रावधान ऑर्डर 20 रूल 7 है। समझ गए? तो प्रिलिमिनरी डिग्री समझ गए, फाइनल डिग्री समझ गए, लिमिटेशन समझ गए, आर्टिकल 136 लिमिटेशन एक्ट समझ गए। दूसरा यहीं पर और बताते हैं लिमिटेशन का। लिमिटेशन एक्ट में कंडोनेशन का पावर है ना, डिले अगर होता है तो उसको कंडोन किया जा सकता है। नहीं सर, एग्जीक्यूशन में नहीं हो सकता, में नहीं लगता है। वेरी गुड, हाँ, एक्सक्यूशन में नहीं हो सकता है। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में ही लिखा हुआ है। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में अपवाद है, एक्सक्यूशन में लागू नहीं होता है। दूसरा क्या है, एक्सक्यूशन का अबेटमेंट भी नहीं होता है। ये जानते हैं कि नहीं?
स्मिता राज, आप जानती हैं एक्सक्यूशन का अबेटमेंट नहीं होता है। सर एक मिनट, आवाज आपकी क्लियर नहीं आई सर, काइंडली फिर से बोलिए। एक्सक्यूशन केस में अगर कोई पार्टी मर जाता है और सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो उसका अबेटमेंट नहीं होता है। अबेटमेंट का कहाँ प्रावधान है? नहीं सर, नहीं होता है जी। अबेटमेंट का ऐसे बताइए कहाँ प्रावधान है? ऑर्डर 22 में है। ऑर्डर 22 में 20 सर। ऑर्डर 22 में है। तो ऑर्डर 22 के रूल 12 में लिखा हुआ है। ऑर्डर 22 रूल 12 में लिखा हुआ है कि ऑर्डर 22 का रूल 3, 4 और 8 ये तीनों रूल जो है प्रोसीडिंग्स में नहीं अप्लाई करेगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन का प्रावधान नहीं अप्लाई करेगा तो अबेटमेंट भी नहीं होगा। तब फिर अगर वैसा सिचुएशन हो तो किस प्रावधान में सब्स्टिट्यूशन होगा और क्या फेट होगा, इस पर आपको टी ब्रेक के बाद बताएंगे। आप लोग भी टी ब्रेक लीजिएगा। लीगल एयर्स के आगे एग्जीक्यूट कराया जाएगा। हाँ तो सब्स्टिट्यूशन होगा तब नहीं। लीगल एयर्स नहीं बोल दिया आप लोग, लिखने और बोलने में गलती करते हैं, बहुत जजमेंट में देखते हैं। लीगल एयर्स गलत वर्ड है। एयर्स जो भी होता है सब लीगल होता है, कोई इलीगल नहीं होता। अगर आप लीगल एयर्स बोलते हैं इसका माने इलीगल एयर भी होगा। सीपीसी में वर्ड है लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एयर्स आपको वर्ड है इनहेरिटेंस और सक्सेशन के लिए या टेस्टामेंट्री सक्सेशन के लिए। तो एयर्स अलग अलग एक्ट से जो गवर्न होता है, मोहम्मदन लॉ है, हिंदू लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है। तो जो पार्टी जिस लॉ से, पर्सनल लॉ से गवर्न होता है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एयर्स बना हुआ है। हिंदू लॉ में क्लास 1 एयर, क्लास 2 एयर सब है। तो सिर्फ एयर्स बोलते हैं। एयर्स हुआ लिमिटेड टर्म और लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ वाइडर टर्म। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड्स एयर्स, इसलिए लीगल एयर्स बोलना और लीगल एयर्स लिखना दोनों इम्प्रॉपर है और गलत। आप ऐसा कर सकते हैं, एयर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। तो समझ गए आप लोग। टी ब्रेक के बाद आधा घंटा के बाद मिले हम लोग, आधा घंटे के लिए ब्रेक होता है, ठीक है।